नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पहले सीजेपी का आंदोलन और अब एक और आंदोलन की सुगबुगाहट। देश में इस बार आरक्षण की व्यवस्था को लेकर युवाओं में गुस्सा पनप रहा है, लेकिन इस बार यह गुस्सा ना तो संसद के भीतर है और ना ही सड़क के रूप पर अभी तक दिख रहा है। फिलहाल यह आक्रोश सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गर्म है। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट क्रिएट किया गया है, आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसने रातों रात इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मात्र कुछ ही दिन में लाखों मिलियन फॉलोअर बटोरकर इस पेज ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के इस पेज पर इंस्टाग्राम पर हर घंटे के हिसाब से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। युवा बढ़ चढ़कर इस अकाउंट से जुड़ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके हिसाब से 4.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ट्विटर पर 68,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, जो बढ़कर अब 72 हो गए हैं। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह हमारी बातचीत चल रही है, वैसे वैसे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है, यह पेज क्या है, इस कैंपेन के साथ इतने लोग क्यों जुड़ रहे हैं। जनरल और कुछ ओबीसी युवाओं ने डिजिटल कैंपेन शुरू किया है कि इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। ना कास्ट होगा, ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, ना कास्ट बेस्ड वोट बैंक होगा और ना ही कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए ये जाति आधारित आरक्षण को खत्म करके मेरिट आधारित आरक्षण लाने की मांग कर रहे हैं। चाहे वो जॉब्स में हो, कॉलेज एडमिशन में हो, नीट में हो, मेरिट के आधार पर युवाओं को आगे बढ़ाइए। इस देश की कमान मेरिट के हाथ में दीजिए। जो युवा आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनको भी मेरिट के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इस देश में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का प्रावधान है, 10% ऐसे आरक्षण की व्यवस्था है जो आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को, कमजोर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। लेकिन आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का सिर्फ एक मकसद है कि इस देश से जाति पाति के सिस्टम को खत्म कर देना। और ये जेनजी हैं, इनकी मांग है कि अब जात पात की कोई जरूरत बची नहीं है इस देश में। और एक बहुत बड़ा डिजिटल अभियान शुरू हो गया है जो वैचारिक आंदोलन में बदलता दिख रहा है। इंटरनेट पर सक्रिय जनरल कैटेगरी के युवाओं का तर्क है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की वजह से हायर क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, हायर कट ऑफ में मार्क्स आने के बावजूद योग्य छात्र पीछे रह जा रहे हैं और बाद में उन लोगों को देश ही छोड़ना पड़ता है या फिर वो किसी और काम में लग जाते हैं। उनकी योग्यता का इस्तेमाल नहीं होता है, उनकी मेरिट का इस्तेमाल नहीं होता है। युवाओं का कहना है कि समय आ चुका है जब देश को जाति पाति के बजाय योग्यता और मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। इस आंदोलन से जुड़े एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीत भारती ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उसमें भी मेरिटोरियस है, उसी को मिलना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कंपनसेट कर सकते हो किसी को, मेरिट में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी समाज इस तरह से मेरिट को जो है दरकिनार करता है और कोटा सिस्टम, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन के लिए तो चुनाव होता है ना, इस सब को कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और रुकने से पहले प्रथम चरण में इस पर चर्चा आवश्यक है, जो वृहद चर्चा हो। ये नहीं कि हम एक सेमिनार में या एक कहीं लेट फेस्ट में कहीं पे जाकर के हमने इस पर कुछ बोल दिया। इस पर अब चर्चा होगी और इस पेज पर, इंस्टाग्राम के इस हैंडल पे हम लगातार, जो भी हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगा, हम उनके कंटेंट को यहां स्थान देंगे ताकि एक स्वस्थ चर्चा का आरंभ हो। अल्टीमेटली ये हम बड़ा करेंगे, हम देखेंगे कि ये कहां जा सकता है। यह मूवमेंट समाज का ही बनना चाहिए। तो एक मुहिम शुरू करने की तैयारी है, लोगों से जोड़ने की अपील की जा रही है। लेकिन क्या ये जेनजी द्वारा शुरू किया गया एक नया आंदोलन क्या वाकई नया है, या इससे पहले भी इस देश में ऐसे हालात बने, ऐसे वाकये आए, ऐसे मौके आए जब आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई गई?
इतिहास बेहद दर्दनाक और संघर्षपूर्ण दिखता है। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे, इसके लिए आपको साल 1990 का दौरा करना होगा, जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के खिलाफ पूरे देश के छात्र सड़क पर उतर आए थे। साल 1990, और उस समय उस आंदोलन को दबाने की हर संभव कोशिश हुई। इस आंदोलन में जो रिपोर्ट्स दायर हुई उसके मुताबिक 60 से ज्यादा युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 200 से अधिक छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। लेकिन धीरे धीरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड वोट बैंक की वजह से इन सब चीजों को दबा दिया गया। फिर उसकी बात कोई नहीं करता। आप कहते हैं कि भाई अब रिजर्वेशन का दायरा हम 50 से 60% ले जाएंगे, 60 से 70% ले जाएंगे, 70 से 80% ले जाएंगे, तो फिर मेरिट का क्या होगा? दशकों बाद जेन ज़ी पीढ़ी उसी दर्द और असंतोष को एक बार फिर से युवाओं के सामने रख रही है। युवाओं का जोश हाई है। उनका साफ मानना है कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जाति आधारित सिस्टम को रखने का मतलब नहीं है। देखना यह है कि डिजिटल आक्रोश जब जंतर मंतर पर उतरेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो उसका प्रारूप क्या होगा? इन युवाओं का सीधा सवाल है कि 100 में से 95 नंबर लाने वाला व्यक्ति, जो भी किसी भी कास्ट से आता हो, वो बेहतर इलाज कर सकता है या 50 नंबर लाने वाला व्यक्ति बेहतर इलाज कर सकता है? 100 में से 95 नंबर लाने वाला इंजीनियर बेहतर पुल बना सकता है, बेहतर हाईवे, बेहतर सड़क बना सकता है, या फिर 100 में 50-40 नंबर लाने वाला व्यक्ति बेहतर हाईवे, बेहतर सड़क, बेहतर पुल बना सकता है? और उस फ्लाईओवर के नीचे, उस पुल के नीचे दब के अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये चीजें मेरिट के आधार पर नहीं होनी चाहिए? सवालों में दम है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएसएस विचारक हैं। मुमताज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी समर्थक हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर विवेक सिंह आपसे है, चूंकि आप आरएसएस विचारक हैं और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसमें कहीं भी हम जात पात वाला कोई सिस्टम नहीं देखते हैं, तो फिर इस सिस्टम की वकालत पूरे देश में क्यों नहीं होती है जिसकी मांग ये बच्चे कर रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन का जो अगर आप हिस्ट्री देखिए विवेक जी, तो रिजर्वेशन का जो हिस्ट्री था वह कुछ दशकों के लिए था। ये नहीं था कि अनंत काल के लिए था। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जानबूझ के इसके दायरे को लगातार बढ़ा रहे हैं और ये दायरा लगातार 50 से 60-70% की बात हो रही है। देखिए, अगर आरक्षण जो किया गया था उसका केवल ये था कि कुछ दशकों तक रहेगा, उसके बाद फिर जो है वो उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है अपने हित के लिए इसको जो है बढ़ा रही है। बिल्कुल सही बात है कि जो आरक्षण जो है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल उनको मदद होनी चाहिए जिनकी की प्रॉब्लम है, जो कि आर्थिक आधार पर ठीक नहीं है। उनकी मदद बिल्कुल जो है बिल्कुल होनी चाहिए और उनको स्वावलंबन की दिशा में जाने के लिए उनको सहारे की आवश्यकता है। तो हाँ, जो गरीब है, और गरीब ऐसा नहीं कि केवल एक तबके में है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। आर्थिक रूप से जो है गरीब जो है कोई भी जो है पिछड़ा हो सकता है, उसको जो है लाभ मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए। वकालत क्यों नहीं होती? ये बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मैं 95 नंबर लेकर आता हूं और पिछले जो अब मेरे पीछे जो खड़ा है जो 40 नंबर लेकर आ रहा है, वो उस पद के काबिल है, लेकिन मैं काबिल नहीं हूं क्योंकि मेरे पास आरक्षण नहीं है, तो क्या प्रोफेसर विवेक सिंह एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहेंगे जो आरक्षण बेस पे निकल कर आगे आया हो? क्या वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहेंगे ऐसे किसी व्यक्ति से जो मेरिट के दम पर ना आया हो? आप भी तो क्वालिफाइड लोग ढूंढते हैं ना। हम सब क्या ढूंढते हैं? हम सब क्वालिफाइड लोग ढूंढते हैं। भाई अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा, भाई अच्छा इंजीनियर कहां मिलेगा जो मेरा घर बढ़िया बना दे, यही ढूंढा जाता है ना। और क्या ढूंढा जाता है? जी जी, देखिए विवेक जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपको विश्वगुरु बनना है, आपको एक सबल इकोनॉमी जो है आपको बनना है, तो जाहिर सी बात है आपको इंपॉर्टेंट देना होगा मेरिट को। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ी दुनिया की आर्थिक शक्ति बन जाए, आपका जो है विश्वगुरु के रूप में आप स्थापित हो जाए, तो आपको मेरिट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जो जिस लायक है उसको उस लायक आपको देना पड़ेगा। 1990 का आंदोलन कैसे दबा दिया गया? क्यों दबा दिया गया? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सिस्टम ही इस देश में हावी हो गया। मुमताज आलम क्या कहना चाहेंगे? विवेक जी तो अग्री करते हैं इस बात पर। हाँ विवेक, अच्छा पूरा कर लीजिए, केवल मैं 10 सेकंड डालूंगा। आज की तिथि पर
कोई जात पात नहीं है। अगर जात पात नहीं है तो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की क्या जरूरत है? बिल्कुल इसको हटना चाहिए। जी मुमताज जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। देखिए, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ये नया मुद्दा लाया जा रहा है। यही आरएसएस के एजेंडा है और इसीलिए शक किया जा रहा है। यहाँ तक कि शक तो जो यहाँ जंतर मंतर पे था, इसमें तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी आरएसएस लड़ाई थी, आरएसएस यहाँ पे जीत गई। इस तरह की बातें की जा रही। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन जो है वो क्यों जरूरी है। सिर्फ आप ये मेरिट की बात कर रहे हैं, एडमिशन हो जाता है और 5 साल जो आदमी पढ़ाई करता है मेडिकल में, हाँ, तो उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कामयाब डॉक्टर बनता है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया जाता है सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे, लेकिन 3 साल जो उसका नतीजा होता है उसमें थोड़ी होता है कि वो मेरे ये रिजर्वेशन की बुनियाद से पास भी उसको किया जाता है। नहीं, उसको एक मौका दिया जाता है। रिजर्वेशन मौका देने का नाम है। रिजर्वेशन जो है वो मेन स्ट्रीम में कोई पिछड़ गया है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का नाम है। ठीक है, तो इसलिए रिजर्वेशन की मुखालफत करना ये अभी आप बताइए 70 साल में क्या आपको लग रहा है? आप चले जाइए यूपी के कई ऐसे हिस्सों में जहां पे आज भी दलितों की हालत वैसे ही है, पिछड़ों की हालत वैसे ही है। आज भी हमारे यहाँ 80-85 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे टिके हुए हैं। तो ये बेकार की बातें हैं। मतलब कुछ ये भी गलत अब सोच है। अब यूपी में कहां कहां किस इलाके की बात कर रहे हैं आप? आपके पास क्या डेटा है? आप देखिए यूपी कितने हिस्सों में बात करते हैं आप? हाँ, डेटा है। आप उधर चले जाइए, पूर्वांचल साइड में चले जाइए। लेकिन हाँ, कोई वहां फायदा पे नहीं। जाइए, जाकर इसीलिए के हम लोग देखिए कह रहे वहां हैं के आरक्षण की दलितों की कोई हालत जरूरत क्या नहीं है। है, क्योंकि मैं खुद उसको गांव से फायदा हूँ। मिल रहा है जिसको मैं खुद गांव से हूँ, हमारे मान सुनिए, रहे मैं हैं कि खुद गांव आरक्षण से का हूँ। 70 साल में और कोई आज फायदा भी, नहीं है। सुनिए, आज और भी आपको क्यों लगता दलितों है की ये हालत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है? मुमताज यहाँ आलम तक कि रिजवी जी। मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, क्या बात कर रहे हो विवेक भाई? हाँ, और नहीं, मुसलमानों सच्चर में भी आप कमेटी की देख क्या लीजिए। रिपोर्ट है? आप मुझे खुलकर बताइए ना, क्या रिपोर्ट है सच्चर कमेटी की? जब जिस चीज सर से कोई कमेटी फायदा की नहीं उसको रिपोर्ट हमें है कि मुसलमान इक्तिसादी तौर पर, एजुकेशनली सतह पर, ये अपना समाजी एतबार से, सियासी एतबार से ये इतना इसको पीछे धकेल दिया गया है कि ये इसकी हालत दलितों से बदतर हो गई। नौकरी में आप देख लीजिए, एजुकेशन में आप देख लीजिए, हर फील्ड में उसको जो मौके मिलने चाहिए इतने नहीं मिले। ये रिपोर्ट आई है। अरे तो इसी जो तरीके मेहनत से कर रहा है उसका क्या? जो 95, 97, 98, 99 नंबर ला रहा है उसका क्या? वो जहर खा ले। अरे भाई ऐसा है जो जो नहीं, वो रेडी कमजोर पटरी पर जाकर सामान बेचे। जो 97, 98 नंबर ला रहा है फिर भी कट ऑफ में नहीं आ पा रहा है। आप गांव के आदमी नहीं हो। रिजर्वेशन समझो, मैं गांव की जबान में आपको अरे समझाता मेरिट हूं की बात विवेक कीजिए भाई। ना आप गांव मेरिट के की आदमी- बात कीजिए। आप अपना घर बनवाएंगे किसी 40-50 नंबर वाले से? सुनिए, एक मिनट। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, एडमिशन के लिए मेरी जो वो रिजर्वेशन, मैं वही बात कर रहा हूं। तो रिजर्वेशन किस चीज में होनी चाहिए? तो एडमिशन जो है, नहीं एक मिनट, 3 इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स होता है विवेक भाई। मैं भी नहीं, आप मुझे बताइए किस यूनिवर्सिटी चीज में? आप मेडिकल में क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? आप एक मिनट आर्मी में दे दीजिए रिजर्वेशन। फिर अगर आपको रिजर्वेशन आर्मी में नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है, वो सेंसिटिव एरिया है। आप जजेस में रिजर्वेशन नहीं करेंगे, कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सेंसिटिव मामला है। भाई रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, रिजर्वेशन की बात फिर पूरी कीजिए भाई। अरे कमाल हो गया, मेरी बात तो सुनिए। रिजर्वेशन होता कहाँ पे? बात तो पहले सुन लीजिए। कहाँ रिजर्वेशन होता है उसको कहाँ पहले होता है? सुनिए आप। नीट में होता है। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन एडमिशन में खास तौर से जिसका जिक्र होता है, अगर मान लीजिए नीट में या और जगहों पे तो एडमिशन होता है। 5 साल जो पढ़ाई होती है वो रिजर्वेशन की बुनियाद पे पढ़ाई नहीं होती, वहां यकसा पढ़ाई होती है। और वहां पर भी देखा जाता है कि भाई ये कितना इसको अपने आप को बनाए। अब डॉक्टर जब बन के 5 साल निकलता है ना, तो वहां वो भाई मैं मेरिट तो नहीं ये भी होती है कहता जो हूं, आप चलिए आप क्या समझा रहे हैं मुझे, वो तो मेरे बाउंसर हो जा रहा है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि चलिए आप ऐसा कर दीजिए कि आपको फीस माफ करना, फीस माफ कर दीजिए, लेकिन मेरिट पे समझौता मत कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है। अश्विनी चाई जी क्या कह रहे हैं? देखिए विवेक भाई, लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम लोगों ने तो 89 का दौर जिसका जिक्र आपने किया, वो दौर देखा है बीपी सिंह जी का। हम लोग युवा थे, उस समय विश्वविद्यालय के छात्र थे। हम लोगों ने भी आंदोलन किया था आरक्षण के उसमें।
लेकिन अब आज का परिदृश्य बदल गया है। आज जो है देखिए, एक तरफ ये देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीट के छात्रों के लिए आंदोलन किया, सरकार ने उनकी मांगों को माना, तो ये सवर्णों को भी अधिकार है, अपना आंदोलन ये कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न बहुत जायज है। अब इनकी मांगे सरकार मानती है नहीं मानती है, इनका आंदोलन क्या होता है, वो तो भविष्य के गर्त में है, अभी उस पर कुछ बोलने का अभी औचित्य नहीं है। मगर जो मुद्दा है कि जो आपने कहा 0 और 97 -40 पर एडिशन हुए हैं, और मुमताज जी ने कहा कि उस पर नहीं हुआ है। यूजी में एक बार आदमी आरक्षण लेता है, फिर पीजी में लेता है, फिर नौकरी में लेता है, 3-3 बार आरक्षण का लाभ मिलता है। तो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको भी कष्ट होता है कि हम पढ़कर आते हैं तो कहीं समानता, क्योंकि जैसे ही सामाजिक समरसता की बात आती है, सभी दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या देश के सारे दल सामाजिक समरसता के नाम पर कहते हैं कि हम समरसता की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी का एजेंडा है, ये रिजर्वेशन अच्छी खत्म चीज करना, है। पहला रिजर्वेशन खत्म अब करना। ये अच्छी चीज है कि मुसलमानों को ओबीसी बनाकर आरक्षण दे दिया जाएगा, जो कि संविधान में नहीं है। 4% ममता बनर्जी ने दिया, कर्नाटक में दे दिया। अब ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में रिजर्वेशन पर ही चले मामला। मदरसे को हम लोग बेहतर कर रहे हैं भाई, मदरसे से अब यूजी और नीट पे बगैर रिजर्वेशन के भी लड़के निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां से भी लड़के देखिए आईआईएम में आए। दिक्कत यह है कि इस देश की सियासत को कास्ट पसंद है, इसलिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसलिए कास्ट बेस्ड वोट बैंक है, और कास्ट बेस्ड फिर आपका जाकर आरक्षण भी है। वरना ऐसा कैसे हो गया, 70-80 साल में हालात ही नहीं सुधरे। राहुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राहुल यादव, कांग्रेस के स्पोक पर्सन। राहुल यादव जी, एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, इनके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कल 3 मिलियन थे, आज 5 मिलियन होने वाले हैं। ये कह रहे हैं मेरिट बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड बात होनी चाहिए इस देश में, कास्ट बेस्ड नहीं। जी देखिए, आज जो विषय है, आज वो सिर्फ एक कोई सोशल मीडिया पर जो हैशटैग चल रहा है वो अभियान मात्र नहीं है। सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान चलेगा या कोई सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण किसी पर उपकार करने के लिए नहीं दिया था। आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय और समान अवसर और सदियों की सामाजिक बहिष्कार के प्रतिकार का संवैधानिक माध्यम बाबा साहब ने दिया था। आज जो लोग आरक्षण हटाओ की बात कर रहे हैं, उन्हें संविधान का अनुच्छेद 15(4) पढ़ लेना चाहिए, 15(5) पढ़ लेना चाहिए, 16(4) पढ़ लेना चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान इनको पढ़ने चाहिए। आरक्षण संविधान का हिस्सा है, वो किसी सरकार की कृपा नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भाजपा और संघ परिवार के कई बड़े नेताओं के बयान जो है समय समय पर आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, पुनर्विचार की बात करते हैं, समाप्ति की बहस को हवा देते हैं। आपने बाबा साहब का नाम लिया, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कब तक के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी? नहीं, देखिए ये लोग आप जो मुझे मत दिखाई, मेरे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। कब तक, कितने सालों के लिए व्यवस्था की थी, बताइए। भाई रुक जाइए, मुझे बात रखने देंगे तभी तो। देखिए, इनके आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने 2015 में क्या कहा था? मैं क्या कह रहा हूं? आरक्षण नीति की बाबा साहब समीक्षा भीमराव होनी अम्बेडकर ने, पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी? राहुल यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप नाम जप रहे हैं मोहन भागवत जी का, कितने साल की व्यवस्था की गई थी? नहीं, मोहन भागवत से आपको तकलीफ है क्या? नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरे लिए पूजनीय है, आपके लिए नहीं है, मुझे आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है तो मुझे ये नहीं पता है। लेकिन आपके लिए क्या ये आपको जानकारी है कि अंबेडकर साहब ने कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी? नहीं, देखिए, अभी पहले मुझे इनकी कलाई तो खोल लेने दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, इसलिए मैंने सवाल पूछा। अब आपके सवाल हो जाए तो मैं बोल लूं, अगर आप अनुमति दे तो। कितने सालों के लिए, कितने साल? या फिर आप मेरे मुंह में डालेंगे, मैं वही बोलूं, या क्या जो आप सुनना चाह रहे हैं? बाबा साहब, आपने उनका रेफरेंस दिया, मैं पूछ रहा हूं कितने सालों की व्यवस्था की थी? सवाल पूछ रहा हूं। चलिए पूछ लीजिए, मैं रुक जाता हूं। अगर आपको पता है तो। भाई आप बुरा क्यों मान रहे हैं? डिबेट कीजिए ना, बुरा भाई, आप बुरा क्यों मान रहे हैं?
नहीं, अरे भाई रुक अब जाइए ना, डिबेट जब कीजिए, आप आपको बुरा, इसमें जवाब- बुरा मानने वाली क्या बात। मैंने अब सिंपल सवाल पूछा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितने वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की थी? हाँ रुक जाइए, उन्होंने 10 वर्षों के लिए जो संविधान की जो व्यवस्था इन्होंने, देखे एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण शुरू से 10 वर्ष के लिए था, लेकिन कांग्रेस की हमारी सरकारों ने समय समय पर संविधान संशोधन करके इसकी अवधि बढ़ाई है, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी वर्गों को मिलता रहे। ये सारी चीजें हैं। देखिए आज जो है, आज विषय ये नहीं है कि ये ट्रेंड किसने चलवाया, विषय ये राहुल है जी, धर्म के जब आधार पर भी सरकार था छात्रों आरक्षण। से- राहुल भाई, जी धर्म के आधार पर भी आरक्षण था क्या संविधान में? धर्म के आधार पर जरा बता नहीं, दीजिए, नहीं। क्लियर करते अरे भाई नहीं, देखिए सरकार हमारी नहीं है ना, सरकार भाजपा की है, ये तो भाजपा बताए कि धर्म के आधार पर कर्नाटक देना में है आपकी कि नहीं है, देना है। नहीं, नहीं, कर्नाटक में आपकी नहीं, है। अरे भाई वहाँ पर आप एंकर थोड़ी दिया है, है आप मुस्लिमों को एंकर है 4%। आपको भी कोई एक एक अंदर करके चोर प्लीज, छुपा एक हुआ एक है क्या? करके, एक एक एंकर को भी मौका दीजिए, उनको एंकरिंग करने दीजिए। राहुल यादव जी, देखिए आप राहुल यादव जी तकलीफ मेरी ये चिंता ना होती करें, है, आप अपना जवाब जैसे दीजिए प्लीज। इनकी थैंक यू। कमजोर नब्ज जब दबाई जाती है तो ये फुदकने लगते हैं, अंदर से स्प्रिंग लग जाती है। अरे भाई मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर समीक्षा की बात कही थी, अरे भाई, दत्तात्रेय हम होसबोले ने कर्नाटक की आरक्षण बात कर व्यवस्था रहे की हैं। समीक्षा की कर्नाटक में बात कही मुसलमानों को थी। क्यों दिया आपने इनके 4%? इनके बताइए। इनके इनके अनंत कुमार हेगड़े ने सार्वजनिक मंचों से संविधान बदलने की बात करी थी। तो क्या ये भाजपा के जो प्रवक्ता संविधान में थे है क्या आज वो धर्म के स्पष्ट रूप आधार से पर? बताइए कि क्या समीक्षा होगी? भाजपा समीक्षा करवाना अब सवाल चाहिए। ये है राहुल यादव सवाल जी, ये ठीक है, पैदा होता आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, क्या भाजपा इसकी समीक्षा करेगी? 2030 तक तो अभी ये वैध है, 2030 तक 104th अमेंडमेंट पे इसको 2030 तक के लिए वैध कर दिया गया, तो 2030 तक तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता, लेकिन चर्चा हो सकती है। आपने क्या भाजपा इस पर स्टैंड लेगी? अश्विनी शाही जी, फिर मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं मुझे जी देखिए भाजपा का स्टैंड अब मैंने पहले भी कहा कि ये तो भविष्य के उसमें है कि क्या सरकार फैसला लेती है क्या नहीं, लेकिन अगर हमारी राय मानी जाए तो हटाने के पक्ष में तो मैं नहीं हूं और न पार्टी रहेगी, लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो लड़के 90% एडमिशन नहीं पाते हैं वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, और जो लड़के -40 पा जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। इसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी। अगर सामाजिक समरसता की बात है, सामाजिक एक जो है विद्वेष न फैले, इसकी तो समीक्षा करनी चाहिए। आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजा। अगर ये नेताजी बैठे तो मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या भाजपा जो है ये हैशटैग जो चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ अभियान का समर्थन करती है? आप इसका ऑफिशियली आप इसका जवाब दे दीजिए। और क्या मैंने क्या भाजपा कहा आरक्षण की भाई, समीक्षा के पक्ष में है? अभी क्या भाजपा मोहन भागवत के बयान से सहमत है? मत लीजिए। नहीं आप मुझे बताइए, आप इस अभियान का समर्थन करते हैं क्या? नहीं आपने बताया, मैंने पूछा। अरे भाई ये तो रिजर्वेशन हटाओ अभियान है, चुल मच रही थी एंकर। आप बताइए ना, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान है या नहीं है? धर्म के आपकी सरकार तय करेगी, ये तो सरकार तय करेगी भाई। विपक्ष में हम तो विपक्ष में बैठे हैं, सरकार हमने हटाया धर्म के आधार। आप तो हिंदुओं का छोड़िए, मुसलमानों की बात। कर्नाटक में मुसलमान, ठीक है, मैं एक एक करके मैं आ रहा हूं। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए विवेक जी, अभी बहुत सारी बातें हुई। पहली बात तो जो बार बार हो रहा था कि आदरणीय मोहन भागवत जी का नाम लिया जा रहा था, उन्होंने समीक्षा की बात की। देखिए समीक्षा करने में कोई बुराई है क्या? हर जगह अगर आपको लगता है कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसा है, उसमें कुछ ठीक होने की संभावना क्या कर सकते हैं, मीन्स अच्छा बुरा क्या है, उसके लिए हम समीक्षा करते हैं। तो समीक्षा करने में कहाँ से बुराई हो जाती है? अब दूसरी बात जो इन्होंने बार बार कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनंत काल के लिए नहीं दिया था, केवल 10 साल के लिए दिया था। समस्या यह है कि ना तो बाबा साहब की बात मानते हैं, तो गांधी जी की बात मानते हैं, केवल उनको दोहराते हैं। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। अभी जो है रिजर्वेशन की बात हो रही थी, रिजर्वेशन से फायदा अगर अभी जो है मुमताज आलम जी ने माना कि 70 साल में रिजर्वेशन का जब कोई फायदा हुआ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा है? अगर आप अभी आलम जी बोल रहे थे तो मुसलमान पिछड़ा है, अरे भाई 500 साल तक आप राज किए, आप सारे के सारे नवाब तो आपके ही थे, तो आप पिछड़े कैसे हो गए? दूसरी बात, जब अभी आज के समय में रमजन जी है, जब आज के समय में जब जात पात की व्यवस्था है ही नहीं, लोग मानते ही नहीं है, तो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था होनी कितने चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, इसको आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो आपको मेरिट को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और मेरिट को अगर आप मारेंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा, क्योंकि आप मेरिट को मार रहे हैं। आप तो कह रहे जाहिर सी बात है आप मदद करिए। आधुनिक भारत में आर्थिक रूप जाति पाति की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्यों ऊंच नीच का भेदभाव हो, उनको जो है क्यों अगले पिछड़े का भेदभाव हो? जी मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी विवेक भाई, देखिए एक तो ये आप कह रहे हो मेरिट अच्छा,
ये बताइए मैनेजमेंट कोटा जो होता है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से एडमिशन हो जाते हैं पैसे दे करके, उनके बारे में क्या ख्याल है? कैसे कैसे डॉक्टर बन जाते हैं, कैसे कैसे इंजीनियर बन जाते हैं, हाँ? वो तो और फिर कानूनी इंजीनियर मैटर का है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? आप वो देखिए कानूनी मैटर है मुमताज जी, आप उसको गलत आरक्षण जगह क्यों मिक्स नहीं कर रहे है, हैं। थोड़ा सा इस पर भी बताइएगा। कानूनी मैटर है, उसको गलत जगह मिक्स कर रहे हैं, वो अपराध के दायरे में आता है। आप मुसलमानों में जात पात का सिस्टम समझाएंगे थोड़ा सा क्या है? बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मुमताज आलम जी, आप मुसलमानों में थोड़ा जात पात का सिस्टम समझा दीजिए। देखिए ऐसा है, उनके साथ भी ज्यादती होती रही है। मुसलमानों में जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसको कहाँ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, उसको मिलना चाहिए। आर्टिकल 341 का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उसे रोका गया? तो लीजिएगा एक सवाल। एक चीज और समझिए, अभी इन्होंने कहा कि साहब 500 साल आपने राज किया। अरे हम कह रहे 1000 साल राज किया। बात वो नहीं है, बात यह है कि 1947 के बाद जब हमारा संविधान बना, तो संविधान के तहत क्या हमें वो तमाम फैसिलिटी मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए आप, तब आपको अंदाजा होगा। 50,000 से ज्यादा दंगे हुए, और पार्टीशन में तो खत्म कर दीजिए ना, जात पात के सिस्टम पर ही तो बात हो रही है। वही तो कह रहे हैं, खत्म कर दीजिए जात पात सिस्टम। भाई आप कह रहे हैं जात पात का सिस्टम बुरा है, यही कहा ना आपने? मतलब रिजर्वेशन खत्म करने दे। मैं कह रहा हूं जात पात सिस्टम खत्म कर दीजिए, यही आपने क्या कहा? भाई जात पात के आधार पर भेदभाव होता है। भाई मुमताज जी, आपने कहा जात पात के हिसाब से भेदभाव किया गया, मैं कहता हूं खत्म कर दीजिए जात पात। अरे विवेक भाई मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? अरे मैं बात आपकी समझ रहा हूं, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। मैं कह रहा हूं अगर जात पात ऊंच नीच भेदभाव से दिक्कत है ना, तो खत्म कर दिया जाना चाहिए कि नहीं कर दिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि रिजर्वेशन आप एक तरफ रखिए, आप बोलिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर भारतीय समान है कि नहीं है? नहीं, तो पहले भेदभाव खत्म होना। हाँ तो खत्म कीजिए ना फिर। मैं वही बात कह रहा हूं, अब आप मेरी बात पर आ रहे हैं। राहुल यादव जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल यादव जी देखिए, आज ये बहस जो आप कर रहे हैं वो कोई आरक्षण बनाम मेरिट की नहीं है, ये संविधान बनाम सामाजिक अन्याय की बहस है। जिन लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, ये उसको भुगत होगी, ये वो लोग जानते हैं इसको। जब तक समाज में बराबरी नहीं आती है, तब तक सामाजिक न्याय का संवैधानिक ढांचा आवश्यक रहेगा। कैसे तय होगा? आरक्षण किसी का ऐसा, ये कैसे तय होगा? क्या इसके लिए कोई सर्वे कराया जाता है? क्या इसकी कोई जानकारी ली गई है? या पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक, या पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक इंटैक्ट रहे, इसलिए आरक्षण सिस्टम चलता रहना चाहिए? ये कैसे तय होगा? हमने कोई सर्वे कराया, सरकार ने कोई सर्वे रिसेंटली कराया है साल 2010-2020 के बाद? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, सरकार ने कोई भी सर्वे ऐसा नहीं करवाया। लेकिन आप ये चीज देखिए कि जिस तरीके से दलितों के ऊपर किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। फिर आप 70 साल पुरानी बात पर जा रहे हैं। राहुल जी, आरक्षण का फायदा दलितों को कितना मिला, SC SC OBC को कितना मिला, इसका कोई आंकड़ा है हमारे पास जिसके आधार पर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं आज की तारीख में? आप 2026 की बात कीजिए, आप 1947 की बात मत कीजिए प्लीज। नहीं बिल्कुल देखिए, ये जो है अश्विनी जी एक सेकंड में उनका जवाब पूरा हो जाए। हाँ अरे भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि समाज में असमानताएं है कि नहीं है, इसको लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, तो समीक्षा इनको देखनी चाहिए कि इस चीज की कि भाई समाज में असमानता है कि नहीं है। ये क्या जानकारी है सरकार के पास? अश्विनी जी जी देखिए, यहाँ पर जो है राहुल जी एक ओबीसी समाज से आते हैं। 2797 जातियां ओबीसी में हैं। इसमें सबसे ज्यादा 1700 जातियों को 2% आरक्षण का लाभ 27% में मिलता है। 2% हिसाब से कहां से लेकर आ रहे हैं भाई? और 10% मिलता है 97 लोग आपसे 10% का उठाते हैं लाभ। तो ये तो है इनका सामाजिक संतुलन। ये 70 सालों का सामाजिक संतुलन मैं बता रहा हूँ आपको, की रिपोर्ट ही बता रहा हूँ। आप लोग पढ़े लिखे डॉक्टर लगा आपके नाम के आगे। भाई हम लोग तो भाई मान लीजिए, बताई है आपने, शायद मनुस्मृति का वर्णन कर रहे हैं। मनुस्मृति एक बात बेहतर चीज है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति हमको एक श्लोक नहीं पता है। अश्विनी जी, इनको मनुस्मृति का एक श्लोक नहीं पता है। आप मुझे बताइए मनुस्मृति के बारे में आप कुछ जानते हैं?
मनुस्मृति के बारे में आपको कुछ पता है? कोई श्लोक आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता है। मनुस्मृति के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। मानते हैं या मनुस्मृति मानते हैं? करते हैं। उसके पहले मनुस्मृति से ही आदमी चलता था। आप मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, खिलाफत इनको कुछ नहीं पता है मनुस्मृति के बारे में, बस बोलना है। नहीं, मेरा सीधा सवाल है आप सभी पैनलिस्ट से, मेरा एक ही सवाल है, क्या इस देश में जात पात भेदभाव खत्म करने का वक्त आ चुका है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए? राहुल यादव जी, आप ही बता दीजिए इस बारे में, क्या जात पात ऊंच नीच अभी भी चलना चाहिए, अभी भी ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत मुफीद रहता है इसलिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि समाज से असमानताएं दूर हो। बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं कि समाज में असमानताएं नहीं रहे, और जब तक असमानताएं हैं, जब तक वंचित समाज है, बिल्कुल उनको आरक्षण की जरूरत है, और सबको आरक्षण की जरूरत है। हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी समर्थन किया है। ये सारी चीजें हैं। हमने महिला आरक्षण का क्राइटेरिया भाई कहाँ है? असमानता कैसे है बताइए ना, लेकिन उसका क्राइटेरिया कहाँ है? असमानता की जरूरत है, उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। आरक्षण को लेकर हमारे पास क्या है डेटा कि एसटी एससी ओबीसी समाज के भाई बहनों को कितना फायदा हुआ, कितना उनका उत्थान हुआ? हर 10 साल में सरकार इसको रिन्यू करती रही, हर 10 साल में सरकार इसको आगे बढ़ाती रही। अभी भी जनवरी 2030 तक के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट किसके पास है? वो आंकड़ा किसके पास है? और जब तक वो आंकड़ा नहीं है तब तक ये बहस जारी रहेगी, और जिस बहस की शुरुआत हुई है सोशल मीडिया पर, ये धरातल पर भी दिखेगा बहुत जल्द आप लोगों को। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ छोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन में फिलहाल इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।